महिला से खिताब करते हुए राज ठाकरे ने पार्टी वर्करों को ये हिदायत दी थी। गुज़िश्ता दिनों डोंबिवली में भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वर्करों ने टोल प्लाजा दफ्तर पर तोड़फोड़ की थी। उस केस में पुलिस ने 20 अफराद को गिरफ्तार किया था। और अब बात आम आदमी पार्टी के बागी लीडर विनोद कुमार बिन्नी की। आम आदमी पार्टी ने बागी रुकन असेंबली विनोद कुमार बिन्नी को निकाल दिया है। आपकी तादीबी कमेटी ने बिन्नी को पार्टी से निकालने का फैसला लिया। बिन्नी ने हाल ही में पार्टी मुखालिफ बयान दिया था और केजरीवाल को तानाशाह कहा था। बिन्नी आज केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना भी देने वाले हैं। विनोद कुमार बिन्नी मुसलसल पार्टी मुखालिफ बयानबाजी कर रहे थे। अब आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्टी से बगावत की सजा दे ही दी। आपकी तादीबी कमेटी ने पार्टी और पार्टी की क़यादत के मुखालिफ बयान देने के लिए उन्हें पार्टी से निकालने का फैसला लिया। बिन्नी ने पार्टी से निकाले जाने पर अफसोस जताते हुए कहा है कि दिल्ली के अवाम के मुफाद की बात करने वाले को पार्टी से निकाले जाने को एक अलमिया ही कहा जाएगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि दिल्ली की जनता के मुद्दों को आपको याद दिलाए और उसे आप उससे पार्टी से उसको बाहर निकाल दें। आपको मुझसे निकालने से पहले उन तमाम लोगों को पार्टी से निकालना चाहिए था जिन्होंने देश को बांटने को लेकर आयुष्मानी की बात की। आपको उन लोगों को निकालना चाहिए था जिन्होंने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की हैं। बिन्नी से जब ये पूछा गया कि उन्हें पार्टी से निकाले जाने की असल वजह क्या है, तो उनका जवाब था कि केजरीवाल हुकूमत अपनी जवाबदेही से राह फरार इख्तियार करने की खातिर चाहती है कि हुकूमत गिर जाए। उसके पीछे का रीजन जो मुझे समझ आता है कि ये चाहते हैं किसी तरह भी सरकार नीचे गिरे, सरकार गिर जाए, हमें और उन जवाबदेहियों से बचना है जो दिल्ली की जनता से हमने प्रोमिस किए थे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि विनोद कुमार बिन्नी आज भी वहीं वोट करेगा जहां पार्टी को जरूरत होगी। उन मुद्दों पर वोट करेगा जहां से भागने की प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली की जनता के मुद्दों से इन्हें नहीं भागने दिया जाएगा। विनोद कुमार बिन्नी ने एक मरतबा फिर अपनी बात दोहराते हुए कहा है कि पार्टी के अंदर किसी की बात नहीं सुनी जाती और जब उन्होंने पार्टी में अवामी मफाद की बात उठाई तो केजरीवाल एंड कंपनी उनसे नाराज हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट आज राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात के नतायज का ऐलान करेगा। इसी के साथ साथ ललित मोदी की किस्मत का भी फैसला हो जाएगा। अगर नतायज ललित मोदी के हक में आते हैं तो बीसीसीआई की याददाश्त पर अदालत समाअत करेगी। 19 नवंबर को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात हुए थे। इंतखाबात से कबल ललित मोदी के कागजात नामजदगी को खारिज करने के लिए बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर इंतखाबात में ललित मोदी की जीत होती है तब याददाश्त पर समाअत की जाएगी। नरेंद्र मोदी आज मुंबई के दौरे पर होंगे, जहां वो लता मंगेशकर के साथ स्टेज शेयर करेंगे। ये प्रोग्राम ए मेरे वतन के लोगों गीत की गोल्डन जुबली तकारीब की इख्तितामिया के तौर पर मुनक्किद किया जा रहा है। इस मौके पर 1 लाख अफराद के जमा होने की उम्मीद है। ख्याल है कि लता मंगेशकर बीजेपी की वज़ारत उज़्मा के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की सताइश कर चुकी हैं। पुणे में लता मंगेशकर ने कहा था कि वो नरेंद्र मोदी को वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर देखने की ख्वाहिशमंद हैं। और खबर अंडमान में हुए कश्ती हादसे से जुड़ी हुई। जजीरा अंडमान निकोबार के नजदीक समंदर में एक कश्ती के डूब जाने से कम से कम 21 अफराद हलाक हो गए। रिपोर्टों के मुताबिक कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे। हादसे की जांच के अहकाम दे दिए गए हैं। महलूकीन में बेशतर का ताल्लुक तमिलनाडु के जिला कांचीपुरम से है। जजीरे अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में मुसाफिरों से भरी कश्ती हादसे का शिकार हो गई। इतवार की शाम 4 बजे के आसपास रॉस आइलैंड और शिमाली खलीज के दरमियान ये कश्ती डूबी। कश्ती रॉस आइलैंड से शिमाली खलीज की जानिब सफर कर रही थी। हादसे के बाद राहत और बचाव काम में सिविल इंतजामिया और कोस्ट गार्ड ने हिस्सा लिया। राहती अमले ने 23 लोगों की जान बचाई। इन्हें छोटी कश्तियों में सवार करके साहिल पर लाया गया और पोर्ट ब्लेयर के जीबी पंत अस्पताल में दाखिल किया गया। लाशों को भी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया। जनूबी अंडमान जिले के नायब कमिश्नर ने कहा कि कश्ती में 25 मुसाफिरों की गुंजाइश थी, ताहम इसमें 46 मुसाफिरों को सवार किया गया था। जनूबी अंडमान के एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच का हुक्म दिया है। कश्ती पर सवार ज्यादातर सयाहों का ताल्लुक तमिलनाडु के जिले कांचीपुरम और मुंबई से बताया जा रहा है। मुंबई के मुलुंड से अंडमान गए 2 जोड़े लापता हैं, ताहम उनके कश्ती हादसे में हलाक हो जाने का खदशा जताया जा रहा है।
अंडमान निकोबार मरकज के जेर इंतजाम इलाका है। हादसे के बाद रियासत के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह ने मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से बात की और महलूकीन के वरसा को 1-1 लाख एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया। उधर वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और तमिलनाडु की वजीर आला जयललिता ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। कोई रॉकेट साइंस नहीं, देश युवा है। देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं, युवा हैं। उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। नाज़रीन, आपके बागी लीडर विनोद कुमार बिन्नी आज से धरना देने वाले। धरना देने से पहले उन्होंने मीडिया से क्या कहा, आइए देखते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपने जो 10,52,000 लोगों ने जिन्होंने मार्च में आपसे आपका सहयोग किया था बिजली पानी को लेके, आप अपने बिजली और पानी के बिल देने बंद किए थे। आपने प्रॉमिस किया था कि हम सरकार में आने के बाद आपके बिजली पानी के बिल माफ कर देंगे। दूसरी बात, धन्नाजी वाला जल्लोकपाल जो 15 दिन में आना था, वो आपने 1 महीना होने के बाद भी आज उसका पता नहीं है कहाँ क्या है। तीसरी बात, आपने पानी पे और बिजली पे जो 2 डिसीजन लिए हैं, वो दिल्ली की जनता को सीधा सीधा गुमराह किया है। क्योंकि आपने कभी किसी मंच से किसी प्रचार सामग्री में ये नहीं कहा था कि 701 लीटर पानी होने के बाद हम पूरे बिल के पैसे लेंगे। आपने ये कहा था कि 701 लीटर हर घर तक स्वच्छ फ्री पानी पहुंचाया जाएगा। जनता उस पर बहुत कंफ्यूज है। इसके अलावा दूसरी चीज ये थी कि बिजली पे आपने कभी नहीं कहा था हम सब्सिडी देंगे। आपने सीधा सीधा कहा था कि बिजली कंपनी ने धांधली की है, शीला दीक्षित उनके साथ मिली हुई है, तमाम आरोप आपने लगाए। उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे और आप सब लोगों को इतनी राहत मिलेगी कि 50% बिजली के दाम कम हो जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं को लेकर आपने कमांडो फोर्स बनाने की बात की थी, जो पिछले दिनों कितनी दुर्घटनाएं दिल्ली में हुई है, मुझे लगता है सैकड़ा पार हो गया उसके लिए। उन सब बहनों और बेटियों के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसकी रक्षा की जा सकती थी अगर महिला सुरक्षा दल पहले दिन से बनाते तो। और सबसे बड़ा मुद्दा, जिस भ्रष्टाचार के दम पे आप पार्टी खड़ी हुई और आपने शीला दीक्षित को तमाम लोगों को भ्रष्टाचारी कहा, उन लोगों के खिलाफ आज तक जांच तक शुरू नहीं की है। आज वो लोग सब कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और आपने उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बनाई। ये 5-6 मुद्दे हैं। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आपने प्रॉमिस किया था दिल्ली की जनता को, वे अस्थायी लोग जो टीचर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ITI के लोग हैं, DTC के लोग हैं, उन तमाम लोगों को हम आज सरकार में आते ही पक्का करने का प्रोसीजर शुरू कर देंगे। आप आज उनसे बात करने तक को तैयार नहीं है। पिछले 12 दिन से लोग, 13 दिन से आप सचिवालय के बाहर लोग धरने पे बैठे, आप उनकी सुनने तक तैयार नहीं है। इस मुद्दे को लेकर मैं भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने जा रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि उनसे अनुरोध करूंगा कि अगर सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि उनकी बात सुनने तक तैयार नहीं है, तो आपका दायित्व बनता है लेफ्टिनेंट गवर्नर होने के नाते आप उनकी बात सुने। बात सुनने के बाद उनको आश्वासन, धरना खत्म कराएं। ये हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बीजेपी लीडर हर्षवर्धन इस वक्त मीडिया से खिताब करें, आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए और दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्यों नहीं कर रहे? ठीक है।
आगे बढ़ते दूसरी खबर की तरफ। टेलीकॉम पर कायम वज़रा के बाख्तियार ग्रुप EGOM के आज अहम मीटिंग होगी। वजीर खजाना पी चिदम्बरम की सदारत में होने वाली इस मीटिंग में स्पेक्ट्रम की फीस और टेलीकंपनियों के इंतजाम और दीगर उमूर पर हतमी फैसले की तवक्को है। वजीर खजाना पी चिदम्बरम की सरबराही में बाख्तियार वज़रा ग्रुप की मीटिंग कई लिहाज से अहम बताई जा रही है। मीटिंग में स्पेक्ट्रम की फीस जैसे मुश्किल मामले पर हतमी फैसला लिया जा सकता है। सनीचर को बैन वजारती पैनल की जानिब से टेलीकॉम ऑपरेटरों से स्पेक्ट्रम इस्तेमाल की फीस वसूल करने के ताल्लुक से 3 तजावीज पेश की गई थीं। यकसा चार्जेस वसूल करने की ट्राई की सिफारिश के सवाल पर भारतीय एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेलुलर जैसी GSM फर्मों और मुकेश अंबानी की क़यादत वाले रिलायंस जियो इन्फोकॉम के बीच ठनी हुई है। हुकूमत टेलीकॉम खिदमात से हुई आमदनी पर फीसद के हिसाब से फीस लेती है। इस वक्त मोबाइल ऑपरेटरों से 3 से 8% और ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस BWA वाली फर्मों से 1% फीस वसूल की जाती है। इनमें रिलायंस जियो इन्फोकॉम और टेकोना जैसी फर्म शामिल है। जराये के मुताबिक वज़रा ग्रुप ने BWA स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम इस्तेमाल के चार्जेस SUC के लिए 3 ऑप्शन तजवीज किए हैं। इनमें एक है औसतन 1% BWA स्पेक्ट्रम के लिए और दीगर एयरवेव्स के साथ 3%। जराये के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने BWA स्पेक्ट्रम फीस में तरमीम के खिलाफ राय दी है। इसकी तजवीज है कि हुकूमत मौजूदा फीस को जारी रखे और दीगर एयरवेव से हुई आमदनी को क्लब न करे। 3 फरवरी से स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू होने जा रही है। इसके लिए 7 GSM फर्मों समेत 8 टेलीकॉम सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनियों ने दरख्वास्तें दी हैं। मार्च में हुई नीलामी में कोई कंपनी सामने नहीं आई थी। वज़रा ग्रुप की मीटिंग में ट्राई की इस सिफारिश पर भी गौर किया जाएगा कि 1 अप्रैल से हर सेक्टर में 3 से 5% तक की यकसा फीस वसूल की जाए। इस बीच महकमे टेलीकॉम ने स्पेक्ट्रम की आइंदा नीलामी के लिए दरख्वास्तें वापस लेने की तारीख में 1 रोज की तौसी कर दी है। पहले ये तारीख 26 जनवरी थी। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। राजधानी दिल्ली में कल शाम को एक खातून को इस्मत दरी का शिकार बनाया गया। मुतासरा खातून का कहना है कि उसके दोस्त ने ही इसे चलती कार में अपने 2 साथियों के सामने हवस का शिकार बनाया। पुलिस का कहना है कि एक खातून मशरकी दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल पर रोती हुई मिली थी। पुलिस स्टेशन लाए जाने पर खातून ने अपनी बिपता सुनाई। दर्ज शिकायत के मुताबिक खातून को उसके दोस्त ने उसे एक फैक्ट्री में मुलाजमत दिलाने के बहाने से बुलाया था। तिब्बी जांच में खातून के इल्जाम की तस्दीक हुई है। पुलिस मुलजिम की तलाश में है। उधर राजस्थान में एक 23 साल खातून ने सीनियर IAS अफसर बीबी मोहंती पर इस्मत दरी का इल्जाम लगाकर सनसनी फैला दी है। खातून की शिकायत पर जयपुर में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, लेकिन मुतासरा अभी तक पुलिस के सामने नहीं आई है और न ही इसकी तिब्बी जांच हो सकी है। बीबी मोहंती इस वक्त राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेट ट्राइब्यूनल के चेयरमैन हैं। इन्होंने इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। FIR के मुताबिक IAS अफसर ने गुज़िश्ता बरस 17 से 19 फरवरी के बीच स्वेज फार्म नामी मुकाम पर कई बार लड़की की इस्मत दरी की। लड़की का इल्जाम है कि बीबी मोहंती ने IAS इम्तिहान की तैयारी में मदद के बहाने से इसका जिनसी इस्तेहसाल किया। कहा गया कि हम आपको प्रतियोगिता परीक्षा IAS की अच्छी तैयारी करवा देंगे, हम आपको IAS में बनवा देंगे, सिलेक्शन करवा देंगे। ये उसको सबसे पहले झांसा दिया गया और उसके बाद में अपने फ्लैट पर उसको बुलाया गया और फिर उसके बाद में आगे उसके साथ में घटना हुई। कितने समय तक चला ये देश शोषण का सिलसिला? फरवरी 2013 से उसके बताए अनुसार लगातार ये होता रहा है। अगर आपसे कोई ये कहे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उर्दू के बहुत बड़े अदीब थे, या ये कहे कि मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की वफात 1946 में हो गई थी, तो शायद आप इसको दिमागी खलल तस्वुर करेंगे। लेकिन ये कारनामा उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली उर्दू की दरसी किताबों ने कर दिखाया है। दर्जे अव्वल से 8वीं जमात तक की इन दरसी किताबों में ऐसी गलतियां हैं जिनको देखकर उर्दू दा तबका सख्त नाराज है। सिलेबस की इन किताबों को फौरन वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। तालीमी साल में तकरीबन 3 माह ही बाकी बचे हैं। बड़ी जद्दोजहद और मुतालबात के बाद उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में उर्दू की दरसी किताबें फराहम की गई हैं, लेकिन ये किताबें गलतियों से भरी पड़ी हैं। कुछ मालूमात आधी अधूरी हैं और कुछ गलतियां मज़हका खेज हैं। मसलन उर्दू के मारूफ अदीब प्रोफेसर एहतशाम हुसैन का मजमून उर्दू जुबान की इब्तिदा शामिल किया गया है, लेकिन मजमून निगार की तस्वीर की जगह भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगा दी गई है। इसी तरह
मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीख वफात मुल्क की आजादी से पहले यानी 1946 बताई गई है। वाज़ेह रहे कि उत्तर प्रदेश मुल्क की उन 5 रियासतों में से एक है जहां उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा हासिल है। सिर्फ ये कि लापरवाही और जब किताबें छप गई उसकी तस्हीह ना करने और जो तस्हीह करने वाले उनकी गैर जिम्मेदाराना रविश। किताबों की पूरी सीरीज के हर बाब में कोई न कोई गलती मौजूद है। एक किताब में अल्लामा इकबाल की मशहूर नज्म परिंदे की फरियाद शामिल की गई है, लेकिन नज्म में शायर का नाम ही गायब कर दिया गया है। इसी तरह मुश्किल अल्फाज के जो माने दिए गए हैं उनमें बहुत सारी गलतियां हैं। उर्दू वालों का मुतालबा है कि हुकूमत इन किताबों को न सिर्फ वापस ले बल्कि इसके जिम्मेदारों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की जाए और इसके लिए जिम्मेदारान को सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए और इन उर्दू किताबों को तुरंत हुकूमत उत्तर प्रदेश को वापस ले लेना चाहिए ताकि गलत तरीके से बच्चों की तालीम ना हो सके, क्योंकि अगर स्कूलों में ही तालीम गलत तरीके से दी जाएगी, तारीख पैदाइश या तारीख वफात या रहबरान के नाम कुछ फोटो अलग, तो उससे छोटे छोटे बच्चों और मासूम बच्चे और कच्चे जहन में उनकी तस्वीर गलत आ जाएगी और उसको फिर हम कभी भी उनका सुधार नहीं कर सकते। इसलिए मेरी तो हुकूमत उत्तर प्रदेश से गुजारिश ये है कि वो जल्द अज जल्द सारी किताबों को वापस ले और दोबारा इसको मुरत्तब करे और जो जिम्मेदार है उसको सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई करे। जिस जबान को बोलने वालों की अक्सरियत ने उनको वजीर आला की कुर्सी तक पहुंचाया और जिसमें एक कदावर वजीर आजम खान भी मौजूद हैं और मैं समझता हूं तमाम शोबेजात उनके अंडर में हैं। उर्दू अकादमी है, फरोग उर्दू काउंसिल है, तमाम जो काम उनकी निगरानी में होते हैं और इस तरह की गलती नाकाबिले तलाफी है, नाकाबिले माफी है। जरा भी उर्दू वालों से, मुहब्बान उर्दू से जरा भी एहसास है उनके ताल्लुक का तो उसे फौरन जो है डायरेक्टर्स को सस्पेंड करना चाहिए, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई होना चाहिए। इन किताबों को देखकर लगता है कि महकमे ने जैसे तैसे करके उर्दू किताबों के मुतालबे से जान छुड़ाई है, लेकिन उर्दू टीचर्स के सामने अब ये मसला है कि इन किताबों का क्या करें। बच्चों को यही किताबें पढ़ाएं या फिर ये साल भी उर्दू की तालीम दिए बगैर ही खत्म कर दिया जाए। ईटीवी न्यूज कानपुर। अमेरिकी अफशाकार एडवर्ड स्नोडेन ने एनएसए के मुतालिक ताज़ा इंकशाफ किया है। जर्मन पब्लिक टेलीविजन को दिए एक इंटरव्यू में स्नोडेन ने दावा किया है कि एनएसए सनतों की भी जासूसी करती है। स्नोडेन के मुताबिक जर्मनी की बड़ी कंपनियां जिनसे अमेरिकी कंपनियों को मुसाबकत का सामना है और ऐसी कंपनियों की जासूसी की जाती है। जिनेवा में शाम में क़याम अमन के ताल्लुक से जारी मुज़ाकरात में मामूली पेशरफ्त हुई है। शामी हुकूमत और मगरिब की पुश्तपनाही वाली अपोजिशन के बीच हिम्स में फंसी ख्वातीन और बच्चों के सिलसिले में मुफाहमत हुई। मुफाहमत के मुताबिक शामी हुकूमत हिम्स शहर में फंसी ख्वातीन और बच्चों को इलाके से बाहर जाने की इजाजत देगी। मुफाहमत पर फौरी अमल की बात कही गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सालिस अख्तर इब्राहिमी ने फरीक़ैन में हुए समझौते की तस्दीक की है। उन्होंने जिनेवा अमन मुज़ाकरात का दिफा करते हुए कहा है कि शाम को गड्ढे से निकालने में वक्त लगेगा। हिम्स शाम का पहला शहर है जहां सबसे पहले बशर अल असद हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद हुई थी। इस वक्त वो शामी फौज के मुहासरे में है। To inform our people in Damascus, or we have already informed them about this. So hopefully, starting tomorrow, women and children will be able to leave the old city in Homs. शुमाल मगरबी पाकिस्तान में एक बम धमाके में 6 कमसिन बच्चे हलाक हो गए। बच्चे अपने मकान के बाहर ग्रेनेड से खेल रहे थे। महलूक बच्चों की उम्र 2 और 6 साल के दरमियान थी। हेंगो डिस्ट्रिक्ट में यह वाक़या पेश आया। इस वाक़े में कई अफराद जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान में पोलियो मुहिम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। मुख्तलिफ इलाकों में मुहिम के खिलाफ मुजाहमत और स्टाफ को निशाना बनाए जाने के सबब हुकूमत ने फैसला लिया है। गुज़िश्ता 2 वर्षों में टीकाकारी से जुड़े 22 स्टाफ मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान का शुमार पोलियो मुतासरा मुल्कों में होता है। इस बीमारी पर काबू पाने के लिए टीकाकारी मुहिम शुरू की गई है,
लेकिन यहाँ कुछ इलाकों में इस मुहिम को मज़ाहमत का सामना है। लोगों में बेदारी की कमी और टीकाकारी के हवाले से गलत ख्यालात इस मुहिम की राह में रुकावटें हैं। दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से भी मुहिम से जुड़े लोगों को धमकियां दी जाती हैं और उन्हें निशाना बनाया जाता है। मुहिम से जुड़े अफराद को जान का खतरा लाहक रहता है क्योंकि दहशतगर्द तंजीमें उन्हें जासूस गर्दानती हैं। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं, पठान, खासकर पठान फैमिली, जो मतलब आगे से लड़ना शुरू कर देते हैं कि ये आप हमारे ये जो आप ड्रॉप्स पिला रहे हैं ये हमारे बच्चों को मजीद बीमार करते हैं। सर ये है कि उनको थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत है। उन सबको हमारा पोलियो हुआ था, उस टाइम तालिबान की तरफ से एक लेटर भेजा गया था कि यहाँ से पोलियो मतलब यहाँ पे बंद कर दें, वरना कुछ भी हो सकता है, अटैक्स हो सकते हैं। एक तो जान का खतरा और उस पर से उजरत कम, जिसकी वजह से इस मुहिम से जुड़ने से लोग गुरेज करते हैं। 2 बरसों में कम से कम 22 वर्कर्स हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। रवा माह 21 जनवरी को कराची में टीकाकारी टीम पर हमला किया गया था, जिसमें 3 वर्कर्स मारे गए थे। मुहिम से जुड़े हुक्काम भी मुहिम को दरपेश इस चैलेंज को तस्लीम करते हैं। This country is also going through economic crisis, so the payment to the polio workers is very less. So sometimes they feel very demoralized. A very nominal amount, 250 rupees per day for their lunch. So they are volunteers actually, and it is a big challenge again to have a volunteer-based polio campaign. खैबर पख्तूनख्वा में 26 जनवरी से पोलियो मुहिम शुरू हुई है। इसके तहत 8 लाख बच्चों की टीकाकारी का निशाना मुकर्रर किया गया है, लेकिन मुहिम से जुड़े खतरात के पेश नजर तकरीबन 9000 स्टाफ तजब्जुब का शिकार हैं। उन्होंने अपनी तशवीश से आला हुकाम को वाकिफ कराया है। रवां साल अब तक पोलियो के 4 मामले पाकिस्तान में रोशनी में आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदे तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है, और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है, मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया,
कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर, गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है, जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है। और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शानो शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत, इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। कभी चांद राहों में खो गया, कभी चांद राहों में खो गया, कभी चांदनी भी भटक गई, कभी चांद मैं चराग वो भी बुझा हुआ, मैं चराग वो भी बुझा हुआ, मेरी रात कैसे चमक गई, कभी चांद राहों